हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो के बाद हम एक और वीडियो शाम में आपको दे देंगे। ये वीडियो और ये वाला आने वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य में काली रेखाएँ क्यों नज़र आती है, ठीक है ना। तो देखिए, जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है तो कुछ तरंग पृथ्वी के स्थित विभिन्न माध्यमों में अवशोषित हो जाती है। ये तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं। सूरज से जब प्रकाश आएगा तो हम लोग जानते हैं कि उसमें कई तरह का रंगें होती हैं, तो वो क्या होता है, कई भागों में बट जाएगा, ठीक है ना। जिसके कारण वे रंग वर्णक्रम अनुपस्थिति हो जाती है। अनुपस्थिति का मतलब क्या है ना कि उसमें से कई रंग इधर उधर चले जाते हैं और फलतः इसी के कारण जो है काली रेखाएं नजर आती है। बात समझ में आ गया ना। सूर्य में काली रेखाएं क्यों नजर आती है, क्योंकि उसका जो है जब सूर्य का प्रकाश वहां से चलता है पृथ्वी तक आने में उसकी बीच में जो है ना रंग कई माध्यमों में बट जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फ्रॉनहोफर की रेखाएं क्या होती है। तो देखिए अभी हम लोग देखे हैं कि सूर्य के जो है वर्णक्रम में उपस्थित काली रेखाएं को फ्रॉनहोफर की रेखाएं कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी हम लोग देखे थे कि सूरज से प्रकाश आ रहा था तो कई रंगों में बट गया, वो सब जो है किसी न किसी माध्यम में अवशोषित हो गया। तो उसके बाद जो हमें काली रेखाएं दिखाई देती है उसी काली रेखाएं को हम लोग फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रॉनहोफर ने किया था, ठीक है ना। उसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इंद्रधनुष क्या है। तो देखिए वर्षा के दिनों में प्रकाश की किरणें वायुमंडल के जल कणों से गुजरने के कारण 7 रंगों में टूट जाती है। इस प्रकार इंद्रधनुष आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। ये जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। दोस्तों ये आप याद रख लीजिएगा, यह हम जो बोलते हैं। देखिए जब बारिश के मौसम में सूर्य का प्रकाश जब बारिश के बूंद में प्रवेश करता है ना तो ये जो है प्रिज्म सा व्यवहार करता है और ये 7 रंगों में बट जाता है, ठीक है ना। और एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है जिसको हम लोग ये इंद्रधनुष बोल देंगे, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हाइगेंस का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों देखिए हाइगेंस के अनुसार हाइगेंस जो है उन्होंने बताए थे कि प्रकाश कण के रूप में नहीं बल्कि तरंग के रूप में गमन करती है। तरंग की गति ईथर माध्यम के कंपन के कारण होती है। कहने का मतलब है ना कि हाइगेंस जो बताए थे, इन्होंने ही बताए थे कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यानी प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 3 गुने क्या होता है, प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। चलिए देखो क्या है अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश। देखिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाएगा, तो फोटो सेल के द्वारा। अगर कहा जाए कि फोटो सेल किसे कहते हैं तो बोलना होगा कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटो सेल कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। दोस्तों इसको तो याद ही कर जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आना ही आना है, एकदम जरूरी है इसको याद कर लेना। जब दो एक वर्णी प्रकाश एक ही दिशा में संचरित होता है तो पर्दे के किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का व्यतिकरण कह देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है दोस्तों जब दूगो प्रकाश एक ही दिशा में गमन करती है तो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाता है, उसके कारण उसके प्रकाश के चाल में तीव्रता हो जाती है, तो हम लोग इसको व्यतिकरण कहेंगे, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विवर्तन। दोस्तों क्या होता है विवर्तन। तो देखिए किसी प्रकाश स्रोत में ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को विवर्तन कहते हैं। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप ये बात याद रखिएगा कि किसी प्रकाश के रास्ते में कोई प्रकाश का रास्ता है, पथ है, उसमें कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो यहाँ से मुड़ के प्रकाश जो है उसकी क्षेत्रों में आ जाता है, तो हम इसको बोलेंगे विवर्तन, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं। देखिए ये काल्पनिक रेखा है
जिनसे होकर कोई एकक धनावेश चल सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स विद्युतीय तीव्रता एवं क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों इसको तो आप याद कर लीजिए एकदम, क्या है, विद्युत तीव्रता एवं उसके क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या आपको ये नहीं याद है तो आप ये याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स में कि जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई वस्तु रख दिया जाता है तो उसके लंबवत जो है गुजरने वाली विद्युतीय रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। गॉस का प्रमेय, तो देखिए गॉस का प्रमेय किसी विस्तृत क्षेत्र में बंद आवेश एवं फ्लक्स के बीच के संबंध बताता है, उसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत विभव क्या है। दोस्तों किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश को उस बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए देखिए क्या है, अनंत से आवेश को, ये याद रखिए ना, अनंत से आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिएगा यदि दो सामान्य एवं विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों देखिएगा, दो गो आवेश है, ये आवेश है, ये भी आवेश है, ये आवेश 1 कर दिए, ये 2 कर दिए, लेकिन विपरीत गुण वाले हों। यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस के है। अल्प दूरी पर मतलब इतना नज़दीक कर देते हैं, इतना नज़दीक, इससे नज़दीक नहीं हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे इसी को विद्युत द्विध्रुव। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारिता क्या होता है। तो देखिए विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक फैराड होता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संधारित्र क्या है। तो देखिए वह अवस्था जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाती है, वह संधारित्र कहलाता है। दोस्तों देखिएगा क्या होता है यहाँ पर कि कोई मान लीजिए यंत्र है, ठीक है, कैपेसिटर पंखा वगैरह में लगता है, ये संधारित्र इसी को बोलते हैं ना, कि इसका आकार नहीं बदल रहे हैं, इतना ही आकार है, ठीक है ना, और इसकी क्षमता बढ़ा देते हैं तो हो गया, इसको संधारित्र बोल देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संधारित्र। दोस्तों संधारित्र जो है ना दो प्रकार के यहाँ दिखाया जा रहा है, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उसको, और यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, त्वरित चालक जिस व्यवस्था के कारण वर्षा के दिनों में आसमान में पैदा होने वाले बिजली से भवनों या मकानों को होने वाले हानि को रोकता है, त्वरित चालक कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि घरों पर एक टावर सा लगा दिया जाता है, जब बिजली गिरती है ना तो वो बिजली जो है घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, सीधे ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसको त्वरित चालक कहेंगे। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा। तो देखिए आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो एम्पियर होता है। और धारा दो प्रकार के होते हैं, एक दिष्ट धारा होता है, एगो प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दिष्ट धारा। दोस्तों दिष्ट धारा किसे कहते हैं, तो वैसी धारा जिसकी बहाव की दिशा हमेशा एक ही होती है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में चले, ठीक है ना, वो दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक। और ये जो है बैटरी से प्राप्त होता है। और प्रत्यावर्ती धारा वैसी धारा जिसका मान एक दिशा दोनों समय के साथ बदलती रहती है। यानी कहने का मतलब ऐसी धारा जो समय के साथ अपना दिशा भी बदलती है, वैसी धारा, ठीक है ना, वैसी धारा जो समय के साथ अपना दिशा भी बदलती है, हम उसको प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी कहेंगे, चाहे अल्टरनेटिंग करेंट कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल। वह विद्युतीय बल जो किसी चालक में
इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए आवश्यक होता है, उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है। दोस्तों आप एक बात सोचिएगा कि आवेश जो है, मान लीजिए इस तार में हम करंट है, मेरा इस तार में करंट है और यहाँ भी एक तार हम जोड़ रहे हैं यहाँ बल्ब लाने के लिए, देखिएगा। तो यहाँ से करंट इस बल्ब में, मान लो यहाँ पे भी बल्ब है चाहे तारे है ये, तो यहाँ से यहाँ आने में किसके वजह से यहाँ तक आएगा, तो इसमें एक बल लगाता है विद्युत वाहक बल। यानी ये कह सकते हैं ना कि इसी बल के कारण जो है बिजली एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध है किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मीटर यह एक ऐसा यंत्र है जो धारा मापता है। ठीक है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों कभी भी आपसे पूछ सकता है कि ए मीटर में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव है। तो देखिए प्रतिरोध पर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। जब दोस्तों प्रतिरोध का ताप जो है बढ़ा दीजिएगा तो उसका मान जो है घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन जो है दो प्रकार से होता है, पहला जो है श्रेणी क्रम में और दूसरा का है समांतर क्रम में। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम, तो जब प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरे सिरों में जोड़ा जाता है वह व्यवस्था जो है श्रेणी क्रम में कहा जाता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों मान लीजिए C1 है और प्लस मान लीजिए यहाँ R1 हो गया और R2 हो गया और R3 हो गया, तो ये जो है मेरा क्या हुआ, श्रेणी क्रम में हुआ। अब वहीं पे बात करें कि 1/R प्लस 1/R2 1/R3 इस तरीक़ा से अगर जोड़ेंगे तो हम उसको समांतर क्रम में कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला जो है पॉइंट यहाँ पर समांतर क्रम, तो जब प्रतिरोध का एक सिरा बिंदु पर तथा दूसरे सिरा किसी दूसरे बिंदु पर और इस प्रकार के जोड़ा जाए तो इस व्यवस्था को समांतर क्रम में कहेंगे। या कह सकते हैं, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये समांतर क्रम में यहाँ है और यहीं से दूसरा चीज़, यहीं से दूसरा, यहाँ से यहाँ, यानी एक ही जगह से कई सारा जुड़ा होता है तो उसको समांतर क्रम भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत के विचार से पदार्थ कितने हैं, तो 4 हैं। तो दोस्तों ये होता है चालक, अचालक और अर्धचालक और अतिचालक, ये 4 प्रकार के चालक हैं। तो कौन कौन से, देखिए चालक की बात करते हैं तो वैसे पदार्थ जिनमें प्रतिरोध आसानी से वैसे पदार्थ जिनसे प्रतिरोध आसानी से चालक जो है ना, यहाँ पर विद्युत होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों विद्युत जो है आसानी से पार कर जाए, ठीक है ना, चालक उसको कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिनसे विद्युत आसानी से पार कर जाए उसको हम लोग चालक कहते हैं। जैसे में सोना हो गया, सोना है, जैसे में क्या है, सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। यहाँ पर घिजमिज हो गया, देखिए यहाँ चांदी है, तांबा है। अब देखिए अर्धचालक, वैसे पदार्थ जिनसे जो विद्युत जो है ना, विद्युत आसानी से नहीं पार हो पाता है, आसानी से नहीं पार होता है, उसको हम लोग अचालक या कुचालक भी कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो है अर्धचालक, वैसे पदार्थ जो अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को कुछ ही मात्रा में जाने देता है वो अर्धचालक होता है। जैसे में जर्मेनियम हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अतिचालक, वैसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध एक निश्चित ताप पर बढ़ने के बाद, देखिए वैसे पदार्थ यहाँ पर विद्युत रहेगा, ठीक है ना, वैसे चालक जिनका विद्युत धारा एक निश्चित ताप पर घटने के बाद एकदम शून्य हो जाता है। मान लीजिए कोई धारा है, विद्युत धारा है, ठीक है ना, विद्युत धारा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर इसका मान शून्य हो जाता है, वो अतिचालक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है भंवर धाराएं क्या है। तो जब किसी विस्तृत आकार के चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो
चालक की सतह पर धारा की दिशा अनियमित हो जाती है। इस प्रकार की धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वाटहीन धारा क्या है? यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार प्रवाहित हो कि उसमें कोई शक्ति खर्च ना हो, व्यय ना हो, तो इस प्रकार के धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा मापने का यंत्र क्या है? तो देखिए, इस प्रकार का नाम तप्त ताप यंत्र है और यह धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो यह एक प्रकार का यंत्र, विद्युतीय यंत्र है जो किसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन कर देता है। कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को निम्न उच्च को निम्न और निम्न को उच्च कर देती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चयी ट्रांसफार्मर होता है और अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, और देखिए ट्रांसफार्मर में मुख्य तीन भाग होते हैं ट्रांसफार्मर के। तो प्राथमिक कुंडली होता है, द्वितीय कुंडली होते हैं और लोहे का कोर रोड होता है जो, ठीक है ना। ये अगला जो क्वेश्चन है, चुंबक क्या है? तो धातु का नियमित आकार टुकड़ा जो स्वतंत्र रूप लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाए, वह क्या होता है? चुंबक कहलाता है। जैसे में यहाँ पर आ जाता है आपका लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये जो आकर्षित करते रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चुंबकीय ध्रुव क्या है? तो किसी चुंबक के दोनों सिरों पर ऐसे दो बिंदु होते हैं जहां पर चुंबकीय ध्रुवण जो है अधिक होता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। ठीक है ना, यानी गुण जो है अधिक होता है, चुंबकीय गुण अधिक होता है। माने ऐसे चुंबक का सिरा, मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक, और यहाँ कोई ऐसी सिरा जहाँ पर चुंबक आकर्षित ज़्यादा करता हो। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय अक्ष किसी चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रभावी लंबाई या सार्थक लंबाई किसे कहते हैं? तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की दूरी प्रभावी या सार्थक लंबाई कहलाती है। यानी मान लीजिए कोई चुंबक है तो इसका ध्रुव ये होता है ना, और ये इसके बीच की दूरी जो है सार्थक लंबाई कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र जहां तक किसी चुंबक का प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए ये चुंबक है, इसका प्रभाव यहाँ तक हो रहा है, इसके चारों तरफ हो रहा है, तो ये सारा जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कहने का मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पर उसका असर हो, प्रभाव हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों अगला वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए।